हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट हमारा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, यानी तरंग प्रकाशिकी। हिंदी में लिख देते हैं तरंग प्रकाशिकी। अब देखिए यहाँ पे वेव मतलब तरंग होता है, ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाशिकी। यानी ऑप्टिक्स का संबंध आपका लाइट से है। लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी? आपकी लाइट की अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन इसको आप डिफ्रेक्शन कहते हैं, पोलराइजेशन, ये तमाम सारी प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसा है कि आपके ब्रह्मांड में जितनी सारी लाइट से रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनका स्टडी करने के लिए, इनमें कोरिलेशन स्थापित करने के लिए, ठीक है, लाइट के बारे में स्टडी किया गया, लाइट पे रिसर्च किया गया। तो आप जानते हैं, चाहे लाइट का आप जानते हैं दो नेचर होता है, एक लाइट नेचर और एक वेव नेचर। या आप कहें लाइट नहीं, आप ये कह सकते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का दो नेचर होता है। एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है लाइट नेचर, लाइट नेचर। दूसरा आपका क्या होता है? वेव नेचर। एक लाइट नेचर और दूसरा आपका वेव नेचर। ठीक है, तो लाइट नेचर के बारे में बात करते हैं। लाइट नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट यानी कि प्रकाश, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। वेव यानी कि जिसको आप कहते हैं तरंग। ठीक है, तो लाइट नेचर की बारे में बात करें तो लाइट नेचर की तमाम सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो लाइट यानी प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ चलता है। सेकंड आपका क्या है? लाइट आपका निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी कि वैक्यूम यानी एब्सेंस ऑफ एयर। लाइट आपका निर्वात में भी चल सकता है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, लाइट निर्वात में चलती है। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? निर्वात में लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक चीज और भी आता है कि व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? ठीक है, तो लाइट इज ए सेंस, लाइट इज ए सेंस फ्रॉम व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। लाइट इज ए प्रॉपर्टी, लाइट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी by which we can see anything, we can see anything in the world, या we can see anything surrounding of myself। यानी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या बताइए, अपने आसपास की चीज़ों को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। सपोज के लिए आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, जो कि आपके लिए वो कमरा नया है। ठीक है, और लाइट वहाँ पे चली जाए और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइट ना रहे, एकदम घुप अंधेरा हो जाए, तो क्या आप जान पाएंगे कि इस कमरे में, अगर आपको अंधेरे कमरे में ही बैठा दिया जाए, पहले से उस कमरे में आप ना बैठे हों, क्योंकि आप गेस भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस कमरे में ड्रेसिंग टेबल कहाँ है, इस कमरे में अलमीरा कहाँ है, इस कमरे में व्हाइट बोर्ड कहाँ है, इस कमरे में टीवी कहाँ है, इस कमरे में बेड कहाँ है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप आंखों से देखना चाहें। वो अलग बात है कि आप ऐसे ऐसे जैसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं कि छू के कोई चीज़ ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो अलग बात है ना, आप देख नहीं पाएंगे। तो लाइट का सबसे बड़ा रोल तो ये है कि लाइट ही किसी चीज़ को आपको देखने में मदद करती है। क्या होता है आपको सिस्टम पता ही है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है, उस लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कहाँ? हमारे रेटिना पर। हमारे रेटिना के बाद फिर उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस बर्थ पर, तब जाके उस बर्थ को हम देख पाते हैं। जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, वहाँ पे ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए वहाँ पे हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो लाइट हो गया। लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया कि लाइट आपका सीधी रेखा में चलता है, लाइट निर्वात में भी चल सकता है। लाइट का अपवर्तन होता है, लाइट का परावर्तन होता है। अपवर्तन मानी रिफ्लेक्शन, परावर्तन मानी रिफ्रैक्शन। लाइट का अपवर्तन होता है, लाइट का परावर्तन होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट का डिस्पर्सन भी होता है। लाइट का डिस्पर्सन डिस्पर्सन में लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण, जिसको आप कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रकाश यानी व्हाइट लाइट, जब बेसिकली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट, तो आप कहेंगे एक लाइन में व्हाइट,
जबकि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, आप जानते हैं। विबग्योर से आपको पता होगा, विबग्योर से आपको पता होगा कि लाइट के जो है 7 कलर्स होते हैं। लाइट के कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो आपका ये डिस्पर्सन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब किसी व्हाइट लाइट को आप किसी फिल्म की सहायता से आप पास कराते हैं, तो ये आपका जो लाइट होता है, लाइट क्या हो जाता है, लाइट आपका 7 कलर्स में आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लाइट आपका 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं विबग्योर। विबग्योर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? विबग्योर। ये कहलाता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या आता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको याद जानिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण शॉर्टकट में आप समझिए, आप जानते होंगे। व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 12th में, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब आपके लाइट सोर्स है कि आपके प्रकाश को 2 पुंजों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रकाश को आपको जो 2 पुंजों में विभक्त कर दिया जाता है, और फिर जाके आपका एक सिंगल पुंज बनाया जाता है, जहाँ से आपका प्रकाश एक सीधी पर्दे पे पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रकाश आपका डार्क और लाइट स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लाइट और डार्क स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कहीं पे आपका डार्क हो जाएगा और कहीं पे आपका क्या हो जाएगा, कहीं पे आपका जो लाइट हो जाएगा, यानी कहीं पे ये हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका कोई एक प्रकाश पुंज है जो कि 2 मणि है, यानी 2 मणि का मतलब डबल स्लिट है, 2 बार उसमें छेद किया गया है। 2 बार छेद के बाद दो प्रकाश को जो है ऐसे 2 बार छेद किया गया है, और 2 बार छेद करने के बाद दोनों प्रकाश को जो है एक जगह से गुजारा जाता है। तो क्या होगा, एक स्क्रीन रहेगा, जो स्क्रीन पे आपको लाइट मिलेगा वो कहीं पे डार्क, कहीं पे स्पॉट, कहीं पे डार्क, कहीं पे स्पॉट, यानी कहीं पे बहुत गहरा, कहीं पे बहुत हल्का आपको स्पॉट वहाँ पे मिलेगा। तो लाइट का जो ये नेचर होता है, ये कहलाता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का क्या? व्यतिकरण। प्रकाश का क्या हो गया? प्रकाश का हो गया आपका व्यतिकरण, ठीक है। अगला आपका क्या आएगा? अगला आपका आएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आएगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश आपका एक सीधी रेखा में चलता है, पढ़ा आपने, लेकिन थोड़ा सा ये हटके है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। जैसे आपने पढ़ा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। ये आपका है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जैसे आप कहते हैं लाइट सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में क्या ले आते हैं, इसके आसपास कोई हम ऑब्स्टेकल ले आते हैं। लाइट क्या हो जाएगी? लाइट आपकी मुड़ जाएगी। लाइट आपकी क्या हो जाएगी? लाइट आपकी मुड़ जाएगी। यहाँ पे लाइट आपकी क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, ठीक है। यही घटना कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। यानी कि अगर आपका प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है और बीच में कोई अवरोध आ जाए, तो बीच में अवरोध आने की वजह से आपका जो प्रकाश रहेगा वो सीधी रेखा में ना चल के वो उस अवरोध की वजह से, उस ऑब्स्टेकल की वजह से, उस बर्थ की वजह से अपने पास से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको भी समझते हुए चलिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो मुझे फोन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण। क्या हो गया? प्रकाश का क्या हो गया? ध्रुवण, ठीक है। एक क्रिस्टल होता है टूरमलीन, एक मटेरियल होता है,
टूरमलीन क्रिस्टल एक मटेरियल होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, टूरमलीन एक जो है मटेरियल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब लाइट को किसी भी टूरमलीन क्रिस्टल से पास कराया जाता है, जब लाइट को किसी भी टूरमलीन क्रिस्टल से पास कराया जाता है तो क्या होता है, क्रिस्टल द्वारा जो आपके लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल द्वारा लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही दिशा में, क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि टूरमलीन एक आपका मटेरियल होता है, जब टूरमलीन क्रिस्टल से लाइट को पास करा जाता है तो उसमें टूरमलीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो जब लाइट को किसी टूरमलीन क्रिस्टल से पास करा जाता है तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में लाइट एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जिस एंगल पे हमको लाइट का पोलराइजेशन कराना होता है, टूरमलीन क्रिस्टल को उसी हिसाब से सेट कर देंगे, या उस हिसाब से हम एंगल को जो लाइट को उस एंगल से पास कराएंगे और आपका जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में जो है मुड़ जाता है, एक ही डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाता है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अभी आपका डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से थोड़ा डिफरेंट क्या है, तो जी इसमें आप कोई भी ऑब्स्टेकल यूज कर सकते हैं, चाहे लकड़ी का गुटका ले लीजिए, चाहे कोई मटेरियल ले लीजिए, लेकिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टूरमलीन क्रिस्टल का होना क्या है, इसमें टूरमलीन क्रिस्टल का होना इसमें आपका मस्ट है। किसमें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी आपका है कि जो आपका आपने पढ़ा होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जगह है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप लाइट को जो है किसी भी मटेरियल पे गिराते हैं, किसी ऐसे मटेरियल पे गिराते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गति करने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगते हैं, या आप कह सकते हैं जब किसी मटेरियल पे आप प्रकाश को गिराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, या उसमें विद्युत धारा का संचार होना शुरू हो जाता है। प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब आप लाइट को किसी भी मटेरियल के पृष्ठ पर, किसी भी मटेरियल के सरफेस पे जो क्या कराते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है। तो प्रकाश की ये घटना, लाइट की ये घटना क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। अब अगला आप जान लीजिए थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट के बारे में आपने शायद बचपन में अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा तो कर भी सकते हैं, बहुत महंगा नहीं होता है ये। जैसे आप जानते हैं लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट की जो है, जब आप किसी लेंस से आप लाइट किसी छोटी चीज़ों को आप देखते हैं, जैसे चश्मे का एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जिसको आप उत्तल लेंस कहते हैं। तो जब आप किसी छोटी चीज़ को देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको आप मैग्नीफाई कर लेते हैं, यानी कि उसको आप बड़ा कर लेते हैं, माइक्रो लेवल से उसको आप माइक्रो लेवल में ला सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, हम लोगों ने तो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है, 5th क्लास में थे तो हम लोगों ने लेंस खरीदा था, आप लोग भी इसको करके देख सकते हैं, आपने देखा होगा, इसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। जब आप कोई लेंस लिए होते हैं, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को क्या कर देता है, लाइट को कंसंट्रेट कर देता है, लाइट को एक जगह सेंट्रलाइज कर देता है। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस लिए होते हैं किसी छोटे बिट्स ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़े पे, जब आप उसको लेंस को लगाते हैं तो लाइट को आप क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं। जब एक ही जगह पॉइंटेड कर देते हैं तो क्या होता है कि उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वो कागज सुलगना स्टार्ट कर देता है, यानी कि धुआं उसमें उठना शुरू हो जाता है। बेशक अगर आप चाहें तो आप लकड़ी भी जला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और बिट्स ऑफ पेपर बहुत हल्का होता है तो कम समय में जलना स्टार्ट कर देता है। तो लाइट जो है, आप देखें लाइट क्या करेगा, और लाइट उसको जो है लेंथ जो है वो लाइट के इफेक्ट की वजह से उसको लाइट को यानी प्रकाश को जगह क्या कर देता है, एक पुंज स्थापित कर देता है, जगह पॉइंटेड कर देता है। तो पॉइंटेड होने की वजह से उसमें जो है थर्मल प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कागज आपका जलने लगता है। तो इससे प्रूव होता है लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट उसमें प्रभाव को भी शो करता है, यानी उसमें थर्मल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे तमाम जो है प्रिंसिपल है, जैसे न्यूटन कर्सर थ्योरी हो गया, हाइगेंस वेव थ्योरी हो गया, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गया,
एक एक का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। उसके बाद हमारा जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल है न्यूटन कॉन्स्टेंट थ्योरी, यानी न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। तो न्यूटन का कणिका का सिद्धांत आपका स्टेट करता है कि 1675 में न्यूटन ने कॉन्स्टेंट थ्योरी दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी प्रकाश स्रोत, यानी जब कोई लाइट सोर्स हम लेते हैं, किसी लाइट सोर्स से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उस लाइट सोर्स में तमाम सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं, या माइक्रो से भी छोटा माइक्रो पार्टिकल्स मान सकते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और क्या होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, यानी अनसीन होते हैं, ये आपको अदृश्य होते हैं, यानी अदृश्य और बहुत छोटे छोटे कण निकलते हैं। अदृश्य और बहुत छोटे छोटे कण क्या होते हैं, ये सभी दिशाओं में जो है चलते रहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं करस्प्लस, यानी कणिकाएँ। क्या कहते हैं इनको, कणिकाएँ कहते हैं या करस्प्लस कहते हैं, CORPUSCULAR, करस्प्लस कहते हैं। ठीक है, ये कणिकाएँ अदृश्य अवस्था में चलती रहती हैं। तो इनकी कंडीशन क्या होती है, इनकी कंडीशन वही जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये सीधी रेखा में चलती है। कितनी चलती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये निर्वात में चलती हैं। और जब ये कणिकाएँ हमारी आँख पर पड़ती हैं, जब ये कणिकाएँ हमारे आँख की रेटिना पर पड़ती हैं, तब जाके हमको कोई चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि जो आपके डिफरेंट कलर्स के जो लाइट होते हैं, सबका जो क्लस्टर्स है, यानी सबकी जो कणिकाएँ हैं वो अलग अलग होती हैं। सबकी कणिकाएँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि लाइट हमारी जो क्या करती है, लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चलती है। दूसरा क्या कर सकते हैं, लाइट हमारी किस में चलती है, वैक्यूम में। किस में चलती है, लाइट हमारी वैक्यूम में चलती है। तीसरा क्या कह सकते हैं, इसकी जो वेग है, इसका वेग के बारे में तो नहीं बताया गया, वेग तो आपका पहले से ही डिसाइड था। ये उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रकाश का जो क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है, लेकिन अपवर्तन परावर्तन पहले से भी ज्ञात था, लेकिन जो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने अपवर्तन और परावर्तन का दूसरा कारण बताया। इन्होंने ये बताया कि जब आपका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के केस में क्या होता है, अपवर्तन के केस में प्रकाश की किरणें आती हैं और ठीक है, दूसरी एक जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपने पाथ से विचलित हो जाती हैं। तो उन्होंने अपवर्तन में ये बताया कि अपवर्तन में आपका आकर्षण होता है, जबकि परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में लाइट का और वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए वो दूर जाती हैं। तो इनका समझने में तो लगता है कि हाँ ये बहुत सही है न्यूटन के कण का सिद्धांत, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके ये फेल्योर हुआ। फेल्योर क्यों हुआ कि जो उन्होंने बताया न्यूटन के आपके करस्प्लस थ्योरी के हिसाब से, इन्होंने ये बताया कि जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो सघन माध्यम में अधिक होना चाहिए और विरल माध्यम में क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में इसका वेलोसिटी कम होना चाहिए। सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम में इसकी वेलोसिटी अधिक रहे और रेयर मीडियम में इसकी वेलोसिटी कम रहे। जबकि प्रैक्टिकली जब देखा गया तो उल्टा हुआ, डेंस मीडियम यानी सघन माध्यम में इसका वेग कम और रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम में इसका वेग अधिक होता है। तो डेंस मीडियम में आपके क्या है, कांच हो गया, जल हो गया, कोई मटेरियल हो गया, कोई धातु हो गई, कोई वस्तु हो गई। जबकि आपका विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम आपका एयर है या बहुत डाइल्यूट आपका क्या है, वाटर है। तो पहला थ्योरी आपका ये फेल हुआ। दूसरा थ्योरी ये फेल हुआ कि इनके हिसाब से, यानी कि न्यूटन करस्प्लस थ्योरी के हिसाब से, कि जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो दो रीजन हो गया फेलियर होने का। अगला रीजन क्या है फेलियर होने का, कि लाइट अगर किसी भी लाइट सोर्स से आपकी करस्प्लस यानी कि कणिकाएं निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, समय बीतने के साथ इसका जो वेग होगा, इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका जो मास होगा, किसका मास होगा, कणिकाओं का जो मास होगा, करस्प्लस का पार्टिकल्स का जो मास होगा,
यानी द्रव्यमान होगा उसकी द्रव्यमान में कमी आती जाएगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगला आपका क्या है, जो लाइट की तमाम प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी आपने किया, चाहे वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो, चाहे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, इन सब की व्याख्या ये नहीं कर पाता है, या इंटरफेरेंस हो, इन सब की व्याख्या ये नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला चीज ये है कि जिन परिकल्पनाओं की ये बात कर रहा है, चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, कि अपवर्तन में आपका लाइट के इसमें अपवर्तन में आपका अट्रैक्शन होता है और आपका परावर्तन में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी घटनाएं होती हैं, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी क्या हो गया, फेल्योर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइगेन्स वेव थ्योरी, यानी हाइगेन्स का तरंग का सिद्धांत। तो ये एक हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1678 ईस्वी में एक थ्योरी दिया, हाइगेन्स वेव थ्योरी। हॉलैंड के साइंटिस्ट हाइगेन्स ने 1678 ईस्वी में एक थ्योरी दिया, इसको कहते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी। इनके अनुसार जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश वेव के रूप में होता है। जो लाइट आपका होता है, लाइट जो है वेव के रूप में चलता है। जब किसी प्रकाश स्रोत से, जब किसी लाइट सोर्स से लाइट आपकी इमिट होती है, लाइट आपकी जनरेट होती है, तो ये जो है तरंगों के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं, ये तरंगों के रूप में चलते हैं। और उन्होंने एक चीज़ यूनिवर्सल बताया कि ये जो है सीधी रेखा में चलते हैं। किस में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। लेकिन एक चीज़ इनका डिफरेंट हो गया कि इन्होंने जो आपका तो फेल हो गया, ठीक है, न्यूटन करस्पर थ्योरी फेल हो गया। फेल क्यों हुआ आपको पता है। इसके बाद जिन्होंने हाइगेन्स वेव थ्योरी जो बताया, हाइगेन्स वेव थ्योरी ने ये बताया कि जो लाइट होती है, लाइट सोर्स से जब लाइट आपकी इमिट होती है, प्रकाश स्रोत से आपकी प्रकाश स्रोत निकलती है, तो ये वेव के रूप में चलने लगती है। तो ये वेव के रूप में चलने लगती है। इन्होंने एक चीज़ ये बताया कि हाँ चलो ठीक है, ये सीधी रेखा में चलती है, जो लाइट के प्रॉपर्टी से मिलती है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ बता दिया कि जब इन्होंने वेव कह दिया, तो वेव में एक चीज़ कंपल्सरी हो गया, क्या, मीडियम। क्योंकि आपको पता है कि वेव विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इन्होंने माध्यम भी बताया कि हाँ इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। वो मीडियम कौन सा है, वो मीडियम आपका है ईथर आपका क्या है, ईथर एक आपका काल्पनिक माध्यम है। क्या है, ईथर आपका एक काल्पनिक माध्यम है। इन्होंने बताया काल्पनिक रूप से एक माध्यम होता है, एक सर्वव्यापी माध्यम होता है। सर्वव्यापी माध्यम कौन सा होता है, ईथर होता है। इन्होंने बताया कि ईथर की प्रॉपर्टी यह है कि ईथर किसी भी वस्तु में जा सकता है, ईथर किसी भी दिशा में जा सकता है, ईथर हर जगह मौजूद है, ईथर वैक्यूम में भी चल सकता है। ठीक, इतना तो बताया तो सही था। इन्होंने आगे इसके बारे में ये डिस्कस किया, इन्होंने आगे इसके बारे में डिस्क्राइब किया कि ईथर का जो इलास्टिसिटी होती है, ईथर की जो प्रत्यास्थता होती है, ईथर की प्रत्यास्थता अधिक होती है। क्या होती है, प्रत्यास्थता इसकी अधिक होती है। प्रत्यास्थता अधिक होती है, लेकिन इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो कम होती है। ठीक है, और ये जो है एक माध्यम के रूप में चलता है। तो इनका सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इन्होंने जो बताया कि काल्पनिक माध्यम जो हमारा ईथर है, ईथर जो है हमारा इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, घनत्व कम होता है। आगे आपको बताएंगे इसी वजह से ये फेल्योर हुआ। ठीक है, आगे ये भी बताते हैं कि जो हमारा काल्पनिक माध्यम ईथर है, काल्पनिक माध्यम ईथर हर जगह मौजूद है। और जो वेव होता है, वेव हमारे आंखों की रेटिना पे गिरता है, आंखों की रेटिना से फिर जो किस पे गिरता है, उस बर्थ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसी वजह से कोई बर्थ हमको दिखाई देती है। चलिए ठीक है, कॉमन चीज था। इनका जो फेलियर होने का रीजन क्या था कि उन्होंने ईथर को बीच में ले आया। ईथर को बीच में लाना था क्योंकि जब उन्होंने ये बता दिया ये आपका क्या है, ये आपका जो है वेव है, तो वेव के लिए कोई माध्यम को उन्होंने क्या लिया, ईथर लिया। तो ईथर की प्रत्यास्थता अधिक है, घनत्व कम है, तो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी है, यानी दोनों आपस में विरोधाभास है। और इस वजह से जो हाइगन की जो परिकल्पना थी, हाइगन की परिकल्पना जो क्या हुआ, हाइगन की परिकल्पना जो है फेल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद आपका आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, यानी मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसके बाद आया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश किस रूप में चलता है, प्रकाश आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है, प्रकाश जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। और वेव के रूप में कैसे चलता है, इन्होंने माना कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका इसमें सारे जो है प्रॉपर्टी मौजूद हैं जो आपके लाइट में जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी लाइट में प्रॉपर्टी होती है, इसके सारे गुण जो है विद्यमान है। लेकिन जब इन्होंने इसको ये बता दिया कि थोड़ा सा इसको लिखते हैं मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसका है? मैक्सवेल का है। तो आप इसको कह सकते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो आपका लाइट वेव है, लाइट वेव किस रूप में होता है? लाइट वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चलिए ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट था कि प्रकाश आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों में रूप में चलता है। कैसे चलता है? इन्होंने बताया कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो सारे गुण मौजूद हैं जो आपके लाइट वेव में गुण मौजूद हैं। ठीक है, मान रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करता है तो आपका जो अभी अभी आप डिस्कस किए हैं, आपने पढ़ा होगा क्रम्पटन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रकाश का ताप विद्युत प्रभाव यानी फोटो केमिकल इफेक्ट, ठीक है, सॉरी फोटो इमिशन इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ लाइट, ये सब एक्सपेरिमेंट जो है इसके थ्रू क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, या ये माना जा सकता है कि इसको जो फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्रम्पटन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोटो इमिशन इफेक्ट, ये सब जो है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इनका ये थ्योरी भी क्या हो गया? इनका ये थ्योरी भी फेल हो गया। उसके बाद में क्या आपका आता है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। उसके बाद क्या आपका क्या आता है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में आप जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो फोटॉन के रूप में चलता है। आपने इसको पढ़ा होगा पहले भी। अगला आपका क्या आ गया? अगला आपका आ गया प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्या आ गया? प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अगला आपका स्टार्ट होता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी ये स्टेट करता है कि जो आपके लाइट वेव होते हैं, लाइट वेव का जो इमिशन होता है, लाइट वेव इमिशन आपका, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह कंटिन्यू ना होके, ऊर्जा का प्रवाह कंटिन्यू ना होके डिसकंटिन्यू फॉर्मेट में चलता है। यानी कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सतत ना होके असतत रूप में चलता है, या आप कहते हैं ऊर्जा आपका छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। जैसे मान लिया आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, तो लाइट सोर्स में जो ऊर्जा आपका है ये छोटे छोटे बंच के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में ये चलता है। ये लगातार एक सतत अवस्था में नहीं चल पाता है, कंटिन्यू पोजीशन में नहीं चल पाता है। ऊर्जा जो छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं। उन्होंने यही बताया कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। यानी कि क्वांटम थ्योरी इन्होंने बताया, नहीं कि इन्होंने एनर्जी को लेके डिस्क्राइब किया कि जो आपकी एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है। तो उन्होंने एक दिया E इक्वल टू क्या दिया इन्होंने? एच न्यू, जहां पे इसको कहते हैं क्या? न्यू। जान लीजिए NEU, न्यू। क्या कहते हैं? न्यू। ऐसे आप इसको न्यू वाला, नया वाला न्यू लिख भी सकते हैं। जहां पे न्यू आपकी क्या है? न्यू आपकी है फ्रिक्वेंसी। न्यू आपकी क्या है? फ्रिक्वेंसी है, यानी आपकी आपकी क्या है? ये आपकी आवृत्ति है, ठीक है, न्यू आपकी आवृत्ति है। एच आपका क्या है? एच आपका प्लांक कांस्टेंट है। एच आपका क्या है? एच आपका प्लांक कांस्टेंट है। ई आपकी क्या है? ई आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब आप जानते हैं V इक्वल टू एन लेमडा, तो V इक्वल टू एन
लेमडा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान लेमडा हो जाएगा। तो ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एच, और न्यू के स्थान पे वी अपान क्या लिख सकते हैं, लेमडा, क्योंकि न्यू आपका क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, अब यह तो आपका इक्वेशन एक हो गया। और आप ये भी जानते हैं एनर्जी का मतलब होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू एच वी अपान क्या हो जाएगा, लेमडा। एच वी अपान क्या हो जाएगा आपका, लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो v है, v आपका क्या है, वेग है, और जो आपका c है, c भी आपका क्या है, वेग है। ठीक है, c भी आपका वेग है और भी आपका क्या है, वेग है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, या अगर दोनों को हम बराबर मान लें तो आप ये कह सकते हैं कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू, तो आप सी स्क्वायर लिख देंगे एच न्यू अपान क्या एम, या सी इक्वल टू लिखेंगे आप अंडर रूट एच न्यू अपान एम। ये क्या हो गया, ये आपका प्रकाश का वेग हो गया। क्या हो गया, प्रकाश का वेग हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके सारे प्रिंसिपल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। ओके क्लास, थैंक यू। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने का आपका एक मीडियम है ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो आपका मैं बता दे रहा हूँ, बार बार ये बताता हूँ वीडियो में कि आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए, क्योंकि लाइक और कमेंट पे ही आपका अटेंडेंस है। ओके क्लास, थैंक यू।